नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आज 16 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। कल मैंने 2 टास्क दिए थे भैया। एक टास्क दिया था आपको कि कमेंट बॉक्स में इस माह के जो भी इम्पोर्टेंट डे एंड डेट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये सिर्फ विजय सिंह नाइक केवल एक व्यक्ति ने किया है। मतलब उस एक व्यक्ति को ही सिलेक्शन चाहिए, आप बाकी लोगों को सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो विजय सिंह नाइक बहुत अच्छे, आपने ये कमेंट करके हमें बताया कि आपने बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आप ऐसे ही लगे रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आप टेंशन ना करें। जो तैयारी करता है, जो पसीने से नहाता है, वो भैया इतिहास जरूर बदलेगा, आप टेंशन ना करें। दूसरा, एक टास्क दिया था मैंने कि ब्रिटेन में हाल ही में उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया एक दिन के लिए, तो मैं बता दूं चैतन्य वेंकटेश्वर को नियुक्त किया गया है, और वो कहाँ की है, दिल्ली के। ये कमेंट केवल और चंद्र कुमार का आया है, केवल और केवल चंद्र कुमार का। तो ये मानता हूं कि विजय सिंह नाइक और चंद्र कुमार इस क्लास से केवल 2 को ही सिलेक्शन चाहिए, बाकी लोग तो टाइम पास करने के लिए आते हैं, मैं तो यही मानता हूँ। चलिए कोई नहीं, यदि मैं मानता हूँ कि 2 लोगों का ही यदि मेरे वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा तो जो सफल है, वो जो मेरी तैयारी है या मैं जो काम करता हूँ वो मेरा सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए मैं टेंशन ना करूँ। क्योंकि 2 लोगों का यदि सिलेक्शन हो रहा है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। चलिए मित्रों, एक बार पुनः कह देता हूँ, जो वीडियो डेली देख रहे होंगे वो वीडियो ज़रूर देखें। आप बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग देख रहे होंगे, तो मैं मानता हूँ देखने से नहीं, मैंने कहा ना कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि वो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा वो अपने सिलेक्शन के पास बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से जाएगा। ये मैं ज़रूर बता दूं, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं भैया, आप मान के चलें। यदि मैं बता रहा हूं तो उसके पीछे कुछ कारण भी है, क्योंकि जब अपन एग्ज़ाम देते हैं तो कोई ऐसा डिप्रेशन रहता है कि अपन जो भी क्वेश्चन हमने याद किया वो भूल भी सकते हैं, लेकिन एक बार 2 बार यदि हमने उसे छाप दिया, यानी उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया या अपनी पुस्तक अपनी नोटबुक में लिख लिया, तो फिर वो अपने माइंड से बाहर निकलने की कम संभावना रहेगी। तो मैं मानता हूँ आज से आप यही करेंगे, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो करें, जिसको नहीं चाहिए वो ना करें, मैं यही मानता हूँ। चलिए मित्रों, आज का सेशन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके रख लें, इसको स्टार लगा लें, इस पर बहुत सारे स्टार या डायमंड कुछ भी लगा लें आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके लिए। देह वेचवा करणी किसकी आत्मकथा है? ये देह वेचवा किसकी आत्मकथा है, क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, अभी ध्यान रखते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब विखे पाटिल की ये क्या है, आत्मकथा। ये डॉक्टर बाबा साहब विखे पाटिल, इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई है। कब? 13 अक्टूबर को। कितनी? 13 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई गई है, और इनकी जयंती पर ये दह वेचवा करनी जो इनकी आत्मकथा है उसको क्या कर दिया गया है, हमारी जनता के लिए खोल दिया गया है। अब देखें इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इन्होंने भैया 1964, सारे लोग NOTE लिखें, और सारे लोग मैं बात बता रहा हूँ वो जरूर लिख लें। सन 1964 में अहमदनगर में इन्होंने परवर ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भैया सारे लोग नोट कर लें ये बात, 1964 अहमदनगर परवर ग्रामीण शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, जिसका न्यू नाम भी याद रखें, नया नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया है, बाबा साहब विखे पाटिल परवर ग्रामीण शिक्षा अभियान। तो आप ध्यान रखें, जो परवर ग्रामीण शिक्षा अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, बाबा साहब विखे पाटिल। दूसरी बात याद रखें, देह बेचवा करनी ये किसकी आत्मकथा है, तो भैया ये बाबा साहब विखे पाटिल की आत्मकथा है। ये 2 क्वेश्चन तो बाबा साहब से। अब ऑप्शन में मैंने कहा ना पुस्तक वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो ऑप्शन में जो दे रखा है उनके बारे में मैं पुस्तक जरूर बताता हूं। मेरी कॉम, भैया इनकी पुस्तक का नाम लिखें अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। सौरभ गांगुली, सेंचुरी इज नॉट इनफ, इनकी पुस्तक का नाम है सेंचुरी इज नॉट इनफ। शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये तीनों की पुस्तकें लिख लें। और ये शशि थरूर की जो पुस्तक है भैया 2 बार एग्जाम में मैंने देख ली है, ये और प्रबल संभावना रहेंगी आगे वाले एग्जाम में, क्योंकि इसे अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को। प्रत्येक बात मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग ने नोट कर ली होगी। मैं यही कामना करता हूँ, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ज़रूर नोट करेगा, जिसको नहीं चाहिए मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ, ये भी आप ध्यान रखें।
सेकंड क्वेश्चन, अमृत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अमृत योजना क्यों चर्चा में आई, इसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले सोचते हैं क्वेश्चन का आंसर। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। क्यों शुरू की गई? तो पुराने शहरों का जीर्णोद्धार करने के लिए अमृत योजना शुरू की गई। आपने कहीं भी कृषि का चैप्टर पढ़ा हो तो, जैसे ज्योग्राफी में आपने यदि कृषि का चैप्टर पढ़ा हो तो वहां आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध भैया नदियों के जोड़ने से होता है। क्या? नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। और पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी भैया? केन और बेतवा नदी की पहली ऐसी दो नदियां हैं जिनको जोड़ा गया था। ये तो आपकी एक्स्ट्रा जानकारी। अमृत क्रांति अलग है, अमृत योजना अलग है। अमृत योजना पुरानों शहरों का जीर्णोद्धार करने के लिए है। अब ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहली बात 25 जून 2015 को शुरू की गई। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। किसने शुरू की? आप सारे लोग नोट कर लें, आवास एवं शहरी मंत्रालय। अब ये चर्चा में क्यों रही? तो हाल ही में इस अमृत योजना के संचालन के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्योंकि इसके तहत उत्तराखंड ने 47 परियोजना यानी 47 परियोजना चलाई है और हिमाचल प्रदेश ने 32 यानी 32 परियोजना चलाई है। तो आपसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सारे लोग, एक बार पुनः बोल रहा हूँ, सारे लोग नोट कर ले, जो सिलेक्शन चाहिए उसके लिए दोबारा बोल रहा हूँ। अमृत योजना 25 जून 2015 को आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये क्यों शुरू की गई? इसका उद्देश्य था पुराने शहरों का जीर्णोद्धार करना। हाल ही में उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है क्योंकि उत्तराखंड ने इस योजना के तहत 47 परियोजनाएं तथा हिमाचल प्रदेश ने 32 परियोजनाएं चलाई है। दूसरा, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, जिसके तहत भारत में पहली नदी जोड़ो परियोजना केन और बेतवा नदी को जोड़कर पूर्ण की गई। सारी बातें नोट कर लेना भैया, सीधे सीधे एग्जाम में छप जाएगी, सीधा सीधा आंसर दे देगा जिसको सिलेक्शन चाहिए, जिसने आज नोट किया है। भैया एक और दुखद सूचना, लेकिन आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके कारण मैंने पढ़ा रहा हूं कि हाल ही में जॉन रीड का निधन हुआ है। का संबंध है भैया? जॉन रीड एक क्रिकेटर है। कौन है भैया? क्रिकेटर है। और ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं भैया, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है जिनका 92 वर्ष में क्या हो गया? निधन हो गया भैया। न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं, 92 वर्ष में इनका निधन हो गया। कब हुआ? 14 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हुआ। इनका जन्म पूछे तो 1928 में हुआ था। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है भैया। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने कौन सा मैच खेला? तो न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने 58 यानी 58 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने? 58 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 34 टेस्ट मैच में इन्होंने कैप्टन की है। क्या की है? कैप्टनसी की है। और ये जॉन रीड एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, मतलब ये बॉलिंग भी करते थे और अच्छे बल्लेबाज भी थे। आप नोट करें, 34 क्रिकेट मैचों में इन्होंने कप्तानी की थी, 58 कुल खेले थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि जॉन रीड का याद रखना है तो आप याद रख रहे हैं, न्यूजीलैंड ने जॉन रीड की कप्तानी में अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। जॉन रीड की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच जीता था न्यूजीलैंड ने। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जॉन रीड का संबंध न्यूजीलैंड से और क्रिकेट से है। ये बातें आप ध्यान रखना। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे लोग पहले तो स्टार लगाए, फिर इस पे लगाए डायमंड। क्या लगाए? डायमंड। कुछ भी लगा ले, ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? भैया ऐतिहासिक बोल रहा हूं क्योंकि नौकरियों में महिलाओं को कितना? 33% आरक्षण देना है। अब ध्यान से समझे, पहले इसका आंसर समझते हैं। पंजाब सरकार द्वारा ये विधेयक पारित किया गया है। अब देखें, पंजाब सिविल सेवा नियम 2020, इस कानून का नाम लिखें, पंजाब सिविल सेवा नियम 2020, जिसके तहत महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये है ना, पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 है, ये पंजाब सिविल सचिवालय नियम 1976 में संशोधन किया है। ये नोट करें, 1976 के अधिनियम में क्या किया गया है? अमेंडमेंट कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, जिसके बाद ये 2020 में नया कानून आया, जिसके तहत 33% महिलाओं को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ये तो आप इसके बारे में नोट करें, इस विधेयक के बारे में।
अब पंजाब की बात आई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि मैं पंजाब से मानूं इस एग्जाम के लिए, तो एक तो क्वेश्चन ये विधेयक भी याद रखें, दूसरा याद रखें 1976 के विधेयक में संशोधन किया गया है, ये बात नोट कर लें। आजकल परीक्षाएं बहुत अमीर होने लगी है, मतलब अलग तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि ये तो सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। चलिए, मैंने कहा पंजाब के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। कोविड-19 की वजह से पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, सारे लोग नोट कर लें ये बात, कोविड-19 की वजह से पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पूछे तो पंजाब होगा, और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान होगा। ये आप नोट कर लें, सारे लोग प्रत्येक बात नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने नोट कर ली होगी। चलिए मित्रों, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाया गया है? भैया हाईटेक मतलब पहला डिजिटल हाईटेक क्लासरूम कहाँ बनाया गया है? तो केरल में बनाया गया है। अब देखिए, केरल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भैया। चलिए केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का यदि राजकीय पशु पूछे तो आपको याद रखना है हाथी वहाँ का राजकीय पशु है। दूसरी बात, केरल से सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा, कोविड-19 में पहला केस कहाँ देखा गया भारत में? तो कोविड-19 का पहला केस केरल में ही देखा गया था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, नाम याद रखें, के शैलजा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। के शैलजा का संबंध केरल के स्वास्थ्य मंत्री से हैं और इनको अवार्ड दिया गया है WHO द्वारा कोविड-19 के अच्छा क्या करना, कोविड-19 का अच्छा इंतजाम करना, जिसके वजह से के शैलजा को ये अवार्ड दिया गया है। सारे लोग प्रत्येक बात नोट कर लेंगे। यदि आपको केरल के बारे में कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं देखूंगा, कमेंट में मानूंगा, उसको सिलेक्शन होगा जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट करने से आपकी बातें और अच्छी स्थायी होती चली जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना होगी। चलिए मित्रों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा आपके सीधे एग्जाम के लिए। हाल ही में किसे सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? ये सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट हरीश कोटजा को दिया गया है। ये किस देश द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, समझते हैं। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अवार्ड अमेरिका सरकार द्वारा प्रत्येक साल दिया जाता है। कि अमेरिका सरकार द्वारा प्रत्येक साल दिया जाता है। इस बार का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो हरीश कोटजा है ये भारतीय मूल के अमेरिकी है। किसके? भारतीय मूल के अमेरिकी है, जिसके कारण आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ये क्यों दिया गया इन्हें? जरूरतमंदों की सहायता के लिए, जिनको कुछ भी जरूरत हो उनकी सहायता करने के लिए हरीश कोटजा को अमेरिकी सरकार द्वारा सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यहाँ ऑप्शन में 2 नाम है ऐसे जो आपके लिए एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है भैया। लुईस ग्लुक, कौन सा अवार्ड दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें। एम राजेश्वर राव कौन है भैया? ये वो है RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त। कौन है भैया? RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए। अब आपको आज का टास्क, RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अन्य 3 डिप्टी गवर्नर के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। एम राजेश्वर राव को हाल ही में RBI का न्यू डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। चलिए मित्रों, आज का 7th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, का संबंध है? का है यहाँ ध्यान रखना। कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, का संबंध है? ये कौन थी? तो ये संगीतकार थी, बहुत अच्छी संगीतकार थी। इनका उपनाम जाने भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका उपनाम है गुजरात की बुलबुल या गुजरात की कोकिला, इन्हें कहा जाता है भैया। नोट कर ले सारे लोग, कौमुदी मुंशी को गुजरात की बुलबुल या गुजरात की कोकिला कहा जाता है। सीधा छपेगा गुजरात की कोकिला किसे कहा जाता है? कौमुदी मुंशी को। लेकिन निधन हुआ है, लेकिन अभी चर्चा में है, जिसके कारण इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेगी। इनका निधन किस कारण हुआ है? कोविड-19 के कारण 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 13 अक्टूबर को, और ये संगीतकार थी। इनका जन्म पूछे तो बनारस में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु बड़नगर गुजरात में हुई है भैया। बड़नगर से संबंध आपको याद रखना है, बड़नगर गुजरात से इनका संबंध है, जिसके कारण इनका मृत्यु हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये गुजरात सुगम संगीत की अकादमी की क्या है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गुजरात सुगम संगीत
से इनका संबंध रह चुका है, इसके कारण इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौमुदी मुंशी गुजरात की बुलबुल या गुजरात की कोकिला कहा जाने वाली एक संगीतकार थी। चलिए मित्रों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा छपेगा, आपको नोट करना है प्रत्येक बात इस क्वेश्चन की। नेचीपू सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नेचीपू सुरंग की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। और ये क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, जानते हैं। नेपीचू सुरंग पहली बात BRO बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा बनाया गया भैया, BRO द्वारा बनाया गया। BRO की स्थापना 1960 में होती है और BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब ये नेपीचू सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 450 मीटर लंबी ये सुरंग है भैया। कितनी? 450 मीटर लंबी, तवांग जिला और अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश की बात में आई है तो इसके बारे में लिखे, इसकी राजधानी ईटानगर है, वहाँ के वर्तमान CM पेमा खांडू है, वहाँ के वर्तमान राज्यपाल BD मिश्रा है। ये प्रत्येक बात आपको नोट करनी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के तहत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो आप नोट करें, ब्रह्मपुत्र नदी यंग यम, पुनः नाम बोल रहा हूँ, यंग यप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या होता है? दिहांग नाम होता है। मैंने एक दिन बता भी दिया था आपको कि उनका अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग होता है, जबकि वो जब असम में प्रवेश कर जाती है उसके बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। यह आपको नोट कर लेनी है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? तो नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको सारे को याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। कल भी दिल्ली का एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली में स्मोग टावर, प्रदूषण को कम करने के लिए स्मोग टावर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि विश्व का दूसरा नंबर का था, पहला चीन में निर्मित था। अब ये ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी है क्या? दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, जो पेड़ है, पेड़ को जब किसी, मान लो पेड़ कहीं है, वहां यदि कोई भी विकास कार्य हो रहा है तो उस पेड़ को इस तरीके से उखाड़ा जाएगा कि वो जीवित रहे। मतलब यदि उस पेड़ को दूसरी जगह लगाया जाए तो वह पेड़ पुनः उसी तरीके से लग जाए जैसे पहले था। मतलब उसको इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाएगा कि उसमें पेड़ का नुकसान बहुत कम हो। ये अच्छी बात है भैया, पेड़ ही हमारा जीवन है। बहुत अच्छी योजना है ये ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी, दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल वहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल है। ये आपको बात याद रखनी है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भैया, इस पे तो आप स्टार लगा के रखें। ट्रांसफॉर्म का संबंध क्या है? मतलब ट्रांसफॉर्म का संबंध किससे है, ये चर्चा में क्यों आया, क्या है, समझते हैं। देखें, ट्रांसफॉर्म का संबंध पहली बात बैडमिंटन से। ये है क्या? ये भारत में पहला बैडमिंटन ब्रांड है। क्या है? बैडमिंटन ब्रांड है, यानी इसके बैडमिंटन बनेंगे किसके? ट्रांसफॉर्म के। आपको समझ आई ये बात? ट्रांसफॉर्म क्या है? ये भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है, अर्थात ट्रांसफॉर्म कंपनी के बैडमिंटन अब हमारे बाजार में दिखेंगे। यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को नियुक्त किया है। ये बात आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उससे। आप दो बातें यहां नोट करें, ट्रांसफॉर्म भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। और चेतन आनंद भैया, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। यदि बैडमिंटन की नाम आए तो भैया PV सिंधु का संबंध भी हमारे बैडमिंटन से है, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था। यदि PV सिंधु के आपको गुरु पूछे तो पुलेला गोपीचंद PV सिंधु के क्या है? गुरु है भैया, पुलेला गोपीचंद। अब आपको मैं आज टास्क देता हूं पुलेला गोपीचंद के बारे में, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कब मिले हैं, ये आपको बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, जिससे कि आपको पुलेला गोपीचंद के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। जो मैंने बातें कही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए वो ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको, लास्ट में बोलता हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप पहले लाइक करें, फिर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि सारे लोगों को ये फ़ायदा हो जाए कुछ भी हमारी तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद मित्रों। लास्ट में बोल देता हूँ जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो।